हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप सेकंड एफएसएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। उसकी जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 100% क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अभी क्वेश्चन की सोल्व करने के बाद मुझे पता चला, आपको देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को करेंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि क्वेश्चन छूटा है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा गया है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन प्लीज पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? अ कंपनी इशू 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। इसका मतलब 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या होगा? 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर, 5% डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% एंड फेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू दीज रिडीमेबल आफ्टर 7 years। अप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 30%। तो इनकम टैक्स रेट का कोई यूज नहीं है। डिविडेंड की कॉस्ट निकालते समय कारपोरेट डिविडेंड टैक्स होता है, इनकम टैक्स का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 7% ऑफ 9% ऑफ 100 फेस वैल्यू पे निकालते हैं, ये 9 हो जाएगा। दूसरी, यहाँ पे नेट प्रोसीड निकालेंगे। नेट प्रोसीड का मतलब फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो फेस वैल्यू 100 है, उन्होंने क्या कहा? 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, प्रीमियम नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑन फेस वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपकी 93 रुपीज नेट प्रोसीड हो जाएगा, 93 रुपीज। और दिस रिडीमेबल आफ्टर 7 years, रिडीमेबल वैल्यू इसका कितना होगा? 7 years हो जाएगा। अप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स 30% का कोई यूज नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालनी है। तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकालोगे बताओ आप? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो आपका जो फॉर्मूला होता है केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब बताइए, ये आपने 9 निकाला था और ये रिडीमेबल वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू होगा 93 डिवाइडेड बाई 7 ईयर। अब आपका ये 100 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। क्या ऐसी क्वेश्चन कराई गई है कि नहीं कराई गई? एकदम कराई गई है बेटा। A to Z मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। 100% क्वेश्चन मेरी बुक से है, 100% क्वेश्चन को क्लास में किया गया बेटा। अगर कोई बच्चा को प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी इनएफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिस है, इनएफिशिएंट प्रैक्टिस है बेटा। तो प्रैक्टिस करोगे तो 100% क्वेश्चन करोगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या है? सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सारा क्वेश्चन करता हूं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा। अ कंपनी हैज 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹200 ईच एंड द करंट अर्निंग फॉर द इक्विटी इज दिस। तो इतना नंबर ऑफ शेयर है, इतनी उसकी ईपीएस अर्निंग है। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन में ईपीएस कितना हो जाएगा? ईपीएस 3,60,000 कमाया, कितने शेयर होल्डर ने कमाया? 20,000 शेयर होल्डर ने कमाया।
तो ये ₹18 आपका ईपीएस हो जाएगा 18। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस, इसकी ग्रोथ रेट कितनी है ईपीएस का 7% है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा इसकी ₹240। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी, ईपीएस वाली मेथड को यूज करके। तो देखिएगा यहां की अर्निंग मार्केट प्राइस पर शेयर 240 है, यहां की ईपीएस आपको 18 रुपया दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई यहां पे इन्वेस्ट करेगा उनको ईपीएस यहां पे मिलेगा 1 साल के बाद, तो आपको ईपीएस आफ्टर ग्रोथ कितना हो जाएगा 18 रुपया था, 7% ग्रोथ के साथ इसको मिलेगा। तो 7% ग्रोथ के साथ आपको कितना हो जाएगा 19.26 हो जाएगा, 19.26। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस केस में कितना आंसर होना चाहिए, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100 दैट इक्वल टू 19.26 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 8.8% आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमने 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा अ कंपनी, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अ कंपनी हैज 1 लाख आउटस्टैंडिंग इक्विटी ₹100 ईच with the current market price 124, 50,000 9% preference share ₹50 each with the market price 47.5 each and flotation cost 3%. flotation cost कितनी है 3%. It is also 20,000 8% debenture ₹100 each selling at ₹this. If the specific cost of equity, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है, तीनों का कॉस्ट दी हुई है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बुक वैल्यू पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, बुक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस निकालनी पड़ेगी, बुक वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी का कितना शेयर था 1 लाख शेयर था। 1 लाख शेयर की मार्केट प्राइस से नहीं, बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू 100। प्रेफरेंस कितना था 50,000 था। 50,000 को मार्केट प्राइस 50 प्रेफरेंस शेयर, इतना मार्केट प्राइस ये है, प्रेफरेंस 50 पे हम करेंगे। डिबेंचर का 20,000 100 के रेट से, उनकी मार्केट 6 नहीं, मार्केट वैल्यू पे वेटेड एवरेज नहीं निकालनी है, बुक वैल्यू पे निकालनी है। तो 20,000 को किससे 100 के रेट से। क्यों हम मार्केट वैल्यू को नहीं लेना, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में बोला है कि वेट आपको जो लेना है बुक वैल्यू से लेना है। ये क्वेश्चन को मैं 2 क्वेश्चन क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इस टाइप का 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा, ये 1 करोड़, ये 25 लाख और ये 20 लाख, टोटल 1 करोड़ 45 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ 45 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ 45 लाख हो जाएगा। अब आपको इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है बुक वैल्यू के बेसिस पे। तो अब हम आपको बता रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा बेटा। यहां पे देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर है 34, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको दी हुई है 13.5% इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 45 लाख वेट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 10%। अब प्रेफरेंस की कितनी है 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 45 लाख, ये 7.5% है। ये आपको 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 45 लाख। क्या आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बुक वैल्यू के बेसिस पे? ऐसे मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? एकदम बात सिखाई थी बेटा, एकदम आपको करना चाहिए था, ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 34 नंबर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। प्लीज आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है। देखिए अ कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट 13%। मैंने ये आपका कैपिटल हो गई, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, और कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 11%। डेप्ट कैपिटल 20 लाख, ये डेप्ट की कैपिटल, और ये आपको 8% हो गया आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एडिशनल 50 लाख और कंपनी का पैसा उठाना चाहता है, और उसकी कॉस्ट है कितनी इक्विटी से, उसकी कॉस्ट 12% है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भाई टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा इसका, देखिएगा हमने आपको 50 लाख इक्विटी का था, 30 लाख प्रेफरेंस का था, 20 लाख आपका ये, तो एग्जिस्टिंग आपके 1 करोड़ था, और 100 करोड़ अब 50 लाख और उठाया, तो टोटल कैपिटल 150 हो गई। और सबका कॉस्ट दिया हुआ है, एडिशनल ये इक्विटी का कॉस्ट आपको 12% दिया हुआ है। अब क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बेटा, बताइए? एकदम बना सकते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहीं पे लिख दें आपको, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस वेट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी वेट ऑफ न्यू इक्विटी। अब बताइए 50 लाख ये है, 150 इंटू उनकी जो कॉस्ट थी 13%, दूसरी आपका 11% प्रेफरेंस का है, 11%, और ये 30 लाख है 150 इंटू 11%, 20 लाख है 150। वेट निकालने के लिए इनकी कॉस्ट कितनी है 8%। फिर आपको 50 लाख है टोटल 150 में, उसकी कॉस्ट कितनी है 12%। आप बताइए वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा कि नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद? 100% श्योर है कि आप निकाल लेंगे। आप क्लियर है बेटा? 100% श्योर है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे तरीका से किया हुआ है क्लास में, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया बेटा, 35 नंबर क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब ये क्वेश्चन नंबर आ जाता है 56। ये क्वेश्चन है आपका। और भी क्वेश्चन है जो कि आपको आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 56 जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही पार्ट है। अब वो है इंडिफरेंस लेवल। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में इंडिफरेंस लेवल बताया था। एक ऐसी ईबीआईटी, चाहे हम डेब्ट से पैसा रेज करें चाहे इक्विटी से पैसा रेज करें, दोनों के केस में आपका इक्वल ईपीएस आएगा। तो दैट इज द डिफरेंस लेवल। तो अर्निंग्स पर शेयर फर्स्ट अल्टरनेटिव इक्वल टू अर्निंग पर शेयर अंडर सेकेंड अल्टरनेटिव करके निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56 है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 72 लाख उनको चाहिए। फॉर द सेम 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन में 100% इक्विटी कंपनी है, माने अल्टरनेटिव फर्स्ट है 100% इक्विटी, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 ईच विल इशू 20% प्रीमियम। मैंने 72 लाख को आपने 20% प्रीमियम पे रेज किया हुआ है। तो 72 लाख आपने 120 के रेट से रेज किया हुआ है। 100 + 120 तो कितना नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा? 72 लाख डिवाइडेड बाई 120 करोगे तो 60,000 इक्विटी आ जाएगा। 60,000 इक्विटी आ जाएगा फर्स्ट केस में। ऑप्शन सेकेंड, इनकम्पासेस टेकिंग ऑन बैंक लोन 50 लाख, 72 लाख में 50 लाख बैंक, रेजिंग रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर एट पार। उन्होंने आपने बैंक से लोन लिया, लोन कितना है? 50 लाख है। इसका इंटरेस्ट रेट, लोन रेज्ड एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, तो 5 लाख आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और बाकी पैसा आपने इक्विटी, तो 72 उठाना था, 50 यहां से, तो 22 लाख आपने कहां से उठाया? इक्विटी पे। एंड अप्लीकेबल टू इनकम टैक्स रेट 30%। ये जो अमाउंट रिमेनिंग थ्रू इक्विटी शेयर एट द पार, उसको किस पे इशू किया? पार पे इशू किया। तो 100 के रेट से, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, तो ये 22,000 शेयर हो जाएगा, 22,000 शेयर हो जाएगा। टैक्स रेट कितनी है? 30% है। तो आपको इंडिफरेंस पॉइंट बताना है। इंडिफरेंस पॉइंट मैंने ईबीआईटी हुआ जिसपे चाहे फर्स्ट अल्टरनेटिव रेज करे चाहे सेकंड अल्टरनेटिव रेज करें, दोनों पे ईपीएस आपका सेम होना चाहिए। दोनों पे ईपीएस आपका क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। दोनों पे ईपीएस आपका सेम होना चाहिए। अब इस केस को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, इन डिफरेंस लेवल दैट इक्वल टू ईपीएस अंडर अल्टरनेटिव फर्स्ट, ईपीएस अंडर अल्टरनेटिव सेकेंड। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ शेयर। यहां पे भी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्रेफरेंस डिविडेंड सेकेंड अल्टरनेटिव का नंबर ऑफ शेयर 2। तो ईबीआईटी को हम x मान लेते हैं। पहले में आपको 100% इक्विटी था, 1 माइनस 30% टैक्स रेट है, 0 प्रेफरेंस डिविडेंड है, और इसमें सारे की सारी पैसा हमने इक्विटी से रेज किया तो 60,000। यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितनी है बेटा? 5 लाख, क्योंकि 50 लाख 10% आपने रेज किया था। 1 माइनस 0.30 माइनस 0 हो गया ये,
और ये आपको 22,000 हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे आपने ये काट देंगे आप 3030, टैक्स रेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये 30 से कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और x/30 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाई 11, और 11x 30x माइनस 5 लाख 1,50,00,000 हो जाएगा यहाँ पे, और 19x इक्वल टू 1,50,00,000, x इक्वल टू 1,50,00,000 डिवाइडेड बाई 19, 1,50,00,000 डिवाइडेड बाई 19, तो ये हो जाएगा 7,89,474। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 1,50,00,000 89,474। ठीक है ना बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 56 था। अब 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआई, टीपीएस एनालिसिस मैंने डिफरेंस पॉइंट बताया था। X invested 21,000 share on a company 5 years back. During this tenure, he received dividend 2,100 और 1,800 रुपया उसने ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 4 ईयर उसने रिसीव किया। एंड द करंट मार्केट प्राइस इज दिस, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। रिटर्न आपसे पूछी गई है, तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई साहब, रिटर्न इसमें क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, यहाँ पे आउटफ्लो होगा इनटू 100, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई यूज नहीं है। तो आपका जो वैल्यू हो गया लास्ट में 40,100 वैल्यू हो गया। आपको डिविडेंड कितना मिला 2,100 प्लस 1,800, आपने इन्वेस्ट कितना किया था 21,000, 21,000 डिवाइडेड बाई 21,000 इंटू 100 कर देंगे, और जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 109.5% आपका आंसर हो, 52% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सी क्वेश्चन पोर्टफोलियो का है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का आप क्वेश्चन कह सकते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर। एन इन्वेस्टमेंट बॉट अ शेयर ₹50, द कंपनी पेड अ डिविडेंड। एक 50 रुपए का शेयर खरीदा गया, 50 रुपए का शेयर खरीदा गया। अब पेड अ डिविडेंड, उन्होंने 50 रुपए की शेयर को खरीदा, डिविडेंड पेड उसने 3 रुपया फॉर अ कंपनी पीरियड। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड भी 12%, जी आपका 12% है, एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितनी है 15% है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल दिस। तो इसका D1 कितना हो जाएगा, D1 D01 प्लस G, तो 3 प्लस 0.12, तो कितना हो जाएगा 3.36 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 3.36। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन सकता है बेटा बताइए, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन सकता है,
P0 D1 KE माइनस जी, तो 3.36 डिवाइडेड बाई KE 0.15 0.12, तो ये 3.36 डिवाइड 0.03, तो 112 आंसर हो जाएगा, ₹112, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, कोई प्रॉब्लम है यार? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ये 58 नंबर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। हु प्रपोज द पोर्टफोलियो थ्योरी ओरिजिनली? तो हेरी मार्कोविट्ज ने पोर्टफोलियो थ्योरी बनाया था। हेरी मार्कोविट्ज ने पोर्टफोलियो थ्योरी दिया था, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60, ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड एज रिटर्न 15%, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड 15% है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स कितनी है? 5। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका कितनी है? 8% रिटर्न। तो व्हाट इज द शार्प रेशियो? तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो। एक होता है ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिस्क फ्री प्लस, अगर बीटा से कंपेयर किया जाए तो ट्रेनर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन से प्रीमियम को कंपेयर किया जाए तो शार्प रेशियो होता है। तो ये 15% माइनस 8% डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 1.4, ये आपका शार्प रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख लेंगे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन करा देते हैं, जो आपको क्लास में डिस्कस की गई है, साथ साथ थ्योरी भी तो डिस्कस किया ही गया है। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे डिस्कस करते हैं। ये डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग जानते हैं ये भी डिविडेंड का क्वेश्चन है। सारी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं बेटा। अब डिविडेंड का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखिए हमने क्लास में सारी क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में अगर रेगुलर प्रेजेंट हुआ है, कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो कि एफएम का छूट सकता है उसको। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 15%। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 15% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE आपका 12% है। अर्निंग पर शेयर कितनी है? 5 रुपया है। EPS आपके कितनी है बेटा? 5 रुपीज है। EPS 5 रुपीज है। एंड डिविडेंड पर शेयर 3 है, और डिविडेंड पर शेयर आपके पास कितनी है? 3 है। मार्केट प्राइस पर शेयर तो यहाँ पे ऑलरेडी निकाली गई है। मार्केट एज पर गॉर्डेंस मॉडल, वाल्टर्स मॉडल पे मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई KE EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाई KE। तो आपका डिविडेंड आपकी 3 दी हुई है, R 0.15 0.12 5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 0.12, इसका आंसर हो जाएगा 45.83 आंसर हो जाएगा बेटा, 45.83 आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है? मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना बेटा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, EBIT ऑफ द फॉर्म इज 1,25,000, इट कंसिस्ट ऑफ 8% बैंक लोन 5 लाख। तो आपका 8% बैंक लोन 5 लाख है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8% ऑफ 5 लाख, ये 40,000 आपका इंटरेस्ट बन जाएगा।
EBIT कितनी है? 1,25,000। EBIT 1,25,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब ₹2 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड आपको 10% ऑफ 2 लाख, ये 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा। 30,000 इक्विटी शेयर 30,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स 30% अर्निंग पर शेयर। ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो ईबीएस का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जो डायरेक्ट हम बना सकते हैं? ईपीएस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहां पे लिखता हूं। ईपीएस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नंबर ऑफ शेयर इस क्वेश्चन में EBIT आपका 1,25,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट 40,000 है, 1 माइनस 0.30 टैक्स रेट है, 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.316 दैट इक्वल 1.32 इसका EPS हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? मुझे विश्वास है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कैसे बनाने का, और हम दूसरे कैसे बना सकते हैं इसको, हम लिखेंगे EBIT 1,25,000 लेस इंटरेस्ट 40,000। EBT कितना हो जाएगा? 1,25,000 माइनस 40,000 या 85,000 लेस टैक्स 30% इंटू 0.3 25,500 अर्निंग आफ्टर टैक्स 59,500 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 अर्निंग फॉर इक्विटी 20,000 माइनस करोगे तो 39,500 नंबर ऑफ शेयर 30,000। EPS कितना होगा सर? 39,500 डिवाइडेड बाई 30,000 तो कितना होगा? 1.31666 दैट इक्वल 1.32 आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया बेटा। हाँ जी, एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं? हाँ जी बेटा, समझ आ गया आप लोग को? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते बेटा। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 24 बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ फॉर्म फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 है। इफ द कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल, व्हाट अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट का क्या अमाउंट होगा? तो भाई साहब, ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सुनिएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT
फिर उन्होंने यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है, तो ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन को हम x मान लेते हैं, कंट्रीब्यूशन को x, और ईबीआईटी को क्या मानेंगे हम, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो x माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 40,000, अब आपको क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस 1,20,000 x, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 1,20,000, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल टू 60,000। अब आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने आपका सेल को x मान लीजिए, और क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए उन्हें कहा कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ सेल है, तो अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो इसका मतलब आप देखिए, ये आपको 20% ऑफ सेल है, इसका मतलब 0.2x ये है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 0.8x होगा, तो ये 0.8x होगा। दैट इज कंट्रीब्यूशन हमारे पास 60,000 जो निकला है वो 0.8x इक्वल टू 60,000, तो x इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 0.8, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 60,000.8, 75,000 आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। वेरिएबल सेल आप देखिए, सेल आपको ये हो जाएगा, समझने की कोशिश, ये कंट्रीब्यूशन हमारी 60,000 आया है। तो अगर हम सेल हम x मानते हैं, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना होगा, 20% ऑफ x दैट इक्वल टू 60,000, तो x इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 0.20, तो 60,000.2, तो दैट इज 3 लाख। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा इसमें, 80% ऑफ सेल, 80 बाई 100 इंटू 3 लाख, 2,40,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा, 2,40,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बेटा, 2,40,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपसे पूछी गई है कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 28 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फर्म कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट द रिक्वायर्ड 50 लाख, अ फर्म कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट अ प्रोजेक्ट रिक्वायर 50 लाख रुपया चाहिए। आइदर द फर्म इन्वेस्ट इन द इंटायर अमाउंट थ्रू द इक्विटी, या तो 100% इक्विटी होगा एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ऑप्शन ए, और इट कैन बैंक लोन 10% ₹30 लाख, तो 30 लाख बैंक का लोन लेगा तो 10% पे लेगा, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 लाख होगा। एंड रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी ₹100, और 20 लाख वो क्या करेगा, इक्विटी, क्योंकि 50 लाख रुपया रेज करनी है तो 30,000 इक्विटी रेज करेगा।
ठीक है। एज्यूम द टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट आपकी कितनी है, ये 30% है। द इंडिफरेंस पॉइंट इसमें भी निकालनी है। तो पहला केस में आपका नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 50 लाख को 100 के रेट से, तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। तो इंडिफरेंस पॉइंट निकालनी है। तो इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा, प्लीज आप देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलेगा, प्लीज आप देखो बेटा। यहां पे ईपीएस अंडर ऑप्शन ए डिवाइडेड बाय ईपीएस अंडर ऑप्शन बी। तो यहां पे फॉर्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला में एक्स मान लो ईबीआईटी है, और जीरो फर्स्ट केस में 100% इक्विटी था, 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.30, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं है, 50,000 इक्विटी शेयर है। दूसरे केस में इंटरेस्ट है 3 लाख रुपया, 1 माइनस 0.30, और आपका जो है 20,000 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहां से ये 40 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और x डिवाइडेड बाई 5, x माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, और 2x इक्वल टू 5x माइनस 15 लाख, और x इक्वल टू इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये 15 लाख डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू 5 लाख, ये 5 लाख इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी हो जाएगा। 5 लाख इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 लाख इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 अब सुनिएगा। द कैपिटल आउटले प्रोजेक्ट 75,000 एज्यूमिंग दैट जनरेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 765 एट डिस्काउंट रेट 12%। मैंने आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% 765 है। नेट प्रेजेंट वैल्यू दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 13% माइनस में है, माइनस 1162। IRR का क्या रेट होगा भाई? IRR इक्वल टू होता है, IRR का फॉर्मूला क्या होता है? IRR इक्वल टू होता है लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में समझाई हुई है बेटा। अब आपको यहां पे लोअर रेट 12% प्लस उसमें क्या है 765 माइनस 1162, यहाँ पे 13% माइनस 12%, इसका आंसर 12.4% हो जाएगा आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। अब आप क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है द कैपिटल स्ट्रक्चर द कंपनी कंसिस्ट 9%, 8 लाख का लोन है, तो इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइएगा आप। इस पे इंटरेस्ट हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट देखिएगा आप 9% ऑफ 8 लाख
72,000 इंटरेस्ट हो जाएगा. It also has 50,000 equity share at the rate of ₹10 each. The company expecting EBIT 2 लाख. EBIT आपका 2 लाख है, ठीक है. If the cost of equity of the company 10%, KE आपका 10% है. What is the overall value of the cost of overall cost of capital of the firm on the basis of net income approach? ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का क्वेश्चन है. नेट इनकम अप्रोच सेम एग्जांपल मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है. चलिए हम आपको बताते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ईबीआईटी लिखेंगे. ईबीआईटी कितनी है बेटा? 2 लाख है. लेस इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 72,000. अब आपको ईबीटी आ जाएगा. ईबीटी कितना हो जाएगा? 1,28,000. ये आपका आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी लेस. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है आपको? 10%. वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,28,000 डिवाइडेड बाई 10%. ये आपका 12,80,000 हो जाएगा. 12,80,000. वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी है? वैल्यू ऑफ डेप्ट 8 लाख है. वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना हो जाएगा? दिस 20,80,000. ईबीआईटी कितनी है? ₹2 लाख है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ इंटू 100. 20,80,000 इंटू 100 तो 9.62% आपका आंसर हो जाएगा. हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सी आ गई? 9.62% आपका आंसर हो जाएगा. 23 नंबर क्वेश्चन हो गया. अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. उन्होंने क्या कहा? द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ कंपनी 1,50 लाख. ये इक्विटी का अमाउंट है. ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर प्रीज 100 ईच. ये 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के रेट से एंड 5 लाख इक्विटी शेयर दिस. द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 35 कैश एंड द प्रेफरेंस शेयर 110. द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू एडेड. मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब होता है मार्केट वैल्यू माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल. अभी मार्केट की वैल्यू क्या है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का, और एग्जिस्टिंग जिन्होंने पैसा दिया था वो पैसा कितना था. अब तो सुनिएगा. उन्होंने कहा कि भाई साहब अब देखिए यहां पे इक्विटी की वैल्यू कितनी है. इक्विटी वैल्यू तो भाई 5 लाख शेयर है. मार्केट के हिसाब से अभी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 के रेट से, द इक्विटी 20 के रेट से, तो 5 लाख शेयर
इक्विटी शेयर रुपीज 20, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी 35 का अभी मार्केट प्राइस है। तो 5 लाख शेयर को तो 1,75,00,000 ये हो गया। और प्रेफरेंस वैल्यू कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो 20,000 प्रेफरेंस था और उसकी करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस कितनी, एंड दैट ऑफ द प्रेफरेंस 110। तो 20,000 इंटू 110, तो ये 22 लाख हो जाएगा। टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 1,97,00,000 हो जाएगा इतना। अब एग्जिस्टिंग कितना था, एग्जिस्टिंग तो 1,50,00,000 तो यही हो गया इक्विटी का, और 20,000 इक्विटी शेयर 100 के रेट से, तो 20 लाख ये हो जाएगा। तो टोटल आपकी एग्जिस्टिंग कितना हो जाएगा 1,70,00,000। 1,70,00,000 अभी कितनी है 170 लाख, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 197 लाख माइनस 170 लाख कितना हो जाएगा 27 लाख मार्केट वैल्यू एडेड हो जाएगा। 27 लाख मार्केट वैल्यू एडेड हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आपको ये मैं मिटा देता हूं इधर से, है ना। इधर ये क्वेश्चन पढ़ना है मुझे, मार्केट वैल्यू 27 लाख, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 13 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 पहले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये want to invest 10,000 for a period of 3 years. The rate of return on amount 10% per annum compounded annually. By how much amount the return will differ approximately if the rate of return 10% compounded quarterly. 3 साल की बात है भाई साहब, एक आदमी ने 10% पर एनम, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 10,000, ये रुपया हो जाएगा। अब आपको 10,000, यहां पे एक ने 1 + 0.10 डिवाइडेड बाई 4, 3 × 4 हो जाएगा। दूसरा 10,000 होगा, लेकिन वो 10% इंटरेस्ट ही देगा 3 साल तक, ये फर्क है। अब दोनों में आपको डिफरेंस निकालनी है कि कितना आ जाएगा। तो ये आप 10,000 कॉमन ले लो, 1.3448 माइनस 1.331, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 140 रुपया का। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ये हो जाएगा। एक कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रहा है, एक एनुअली दे रहा है, दोनों में बीच में डिफरेंस। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला निकाल लीजिए, कंपाउंडेड एनुअली वाला। ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला निकाला मैंने, ये कंपाउंडेड एनुअली वाला निकाला, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आसान है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी अमाउंट 20,000 पेबल बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर। बिगिनिंग बोला है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, उन्होंने आपका जो फॉर्मूला होता है, तो 2,000 दिया है,
1 प्लस 0.10 की पावर 5 माइनस 1 0.10, लेकिन क्योंकि बिगनिंग में है इसलिए 1 प्लस 0.10 ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लीज देखिएगा। 1.1 आपको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड 0.1 इंटू 1.1 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 134, ये हो जाएगा 13410 431 आ रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 इतना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड ₹7 लाख। A company has invested ₹7 lakh in a project. Invested ₹7 lakh in a project. ₹5 lakh initial and remaining at the end of first year. 7 लाख में 5 लाख पहले इन्वेस्ट किया, बाकी जो पैसा है 2 लाख वो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया, और 2 लाख इट इज ऑल्सो इन्वेस्टेड ₹2 lakh in working capital at the end of second year, which released the back at the end of the life of 5 years, which released back at by the 5 साल के बाद वो वापस हो जाएगा। द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड बाय द एंड वो 1,50,000 स्क्रैप वैल्यू होगा। द प्रोजेक्ट जनरेटेड कैश इनफ्लो 2 लाख पर एनम थ्रू द ईयर फर्स्ट टू 5, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, देखिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने इन्वेस्ट करना था 7 लाख रुपया, तो हमने यहां पे इन्वेस्ट किया 5 लाख, 1 साल के बाद 2 लाख, फिर 1 साल के बाद उसने वर्किंग कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया 1,50,000। दूसरे साल में 1 3 4 5 2 लाख रुपया यहां पे भी आएगा, 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 2 लाख रुपया यहां पे भी आएगा। ये जो वर्किंग कैपिटल है वो यहां पे भी रियलाइज हो जाएगा, यहां पे रियलाइज हो जाएगा, 1,50,000 वो रियलाइज हो जाएगा, प्लस स्क्रैप वैल्यू जो मशीन आपने खरीदा वो भी आपके रियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालते हैं, आउटफ्लो। तो ये 5 लाख हुआ प्लस 2 लाख, क्योंकि 1 साल के बाद है तो 0.893 हो जाएगा, प्लस 1,50,000 क्योंकि 2 साल के बाद है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% से 797। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 12% है। तो ये आपको टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस 178,600 प्लस 159,400, ये टोटल 8,38,000 आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे तो 2 लाख हर 1 साल आया 3.605, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% से, प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख 0.567, क्योंकि 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है तो ये हो जाएगा 9 लाख
क्योंकि 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो ये हो जाएगा 9,19,450। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 9,19,450 माइनस आउटफ्लो कितनी है आपको? 8,38,000। ये टोटल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81,450। 81,450, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 81,000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कुछ फर्क पड़ा है, इसलिए इसी के आसपास हो जाएगा 81,500। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 18 नंबर क्वेश्चन उन्होंने कहा, अब ये भी आईआरआर का क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट है जो आउटफ्लो 40,15,000, ये उनकी आउटफ्लो है 14,100। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर एक साल आपका सेम कैश का इनफ्लो है 4,500। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसके बीच में होगा? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसके बीच में होता है? उसके लिए एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेट प्रेजेंट नेगेटिव, जिसके अंदर आ जाएगा उसी में हम क्या करेंगे? इंटरनल रेट ऑफ वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। तो आपका 4,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 4 साल माइनस 14,100, तो ये हो जाएगा 4,500 इंटू 3.986 माइनस 14,100, इसका 164 आ गया है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू सब पे निकालेंगे एट द रेट ऑफ 11%, ये 4,500 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 11% 4 साल माइनस 14,100, 4,500 इंटू 3.10 माइनस 14,100, ये आपका नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया 138,99। इसका मतलब 10% से ज़्यादा होगा आईआरआर और 11% से कम होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। वो देखिएगा यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको 3,000 है, रूट अंडर इट कॉस्ट 1 रुपया 50 इसकी मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इसकी कितनी है? 18 रुपया है। इफ द कैरिंग कॉस्ट इज 20%, तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 20% ऑफ 1 रुपया 50 0.30। एनुअल रिक्वायरमेंट पूछा है तो 2A पूछी है, 18 रुपया है, 0.30। इसको आप एक्सपायरिंग करेंगे तो 75,000 यूनिट्स आपका एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया और आपको ये कंप्लीट किया बेटा। देखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि बड़ा क्वेश्चंस है, मैंने आपको इस पे डिस्कस नहीं किया है। उस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको देखता हूँ। देखिए ये मेरे आपका यह क्वेश्चन है, ये वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? उन्होंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट लिखा हुआ है, लेबर का कॉस्ट लिखा हुआ है, ओवरहेड का कॉस्ट लिखा हुआ है।
जैसे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 60 इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, 30 डायरेक्ट लेबर, 75 ओवरहेड ऑफ ₹22। ये सबका 22 इंक्लूडिंग 30 रॉ मटेरियल ₹30 डायरेक्ट लेबर 7.5 ओवरहेड 30 रुपीज हो गए। प्लान टोटल 60 रुपीज हो गए। प्रोडक्ट प्लानिंग 4 लाख यूनिट्स। इफ द कंपनी पॉलिसी द कंपनी इनवाइसिंग द रॉ मटेरियल स्टॉक 2 मंथ, कंजम्पशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ, प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 1 मंथ, आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ऑफ द दिस। ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल में जो बनाया था वही है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालनी है, जबकि स्टेजेस सबका दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस निकालनी है और आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है, और तीनों को ऐड कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, करंट एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द इन्वेंट्री दिस एंड रिसीवेबल दिस, एंड इन्होंने टंडन कमेटी नॉर्म्स का मेथड सेकंड में। मैंने आपको जब वर्किंग कैपिटल कराया था तो उस समय मैं आपको एक्सक्लूसिव बताया था कि भाई टंडन कमेटी नॉर्म फर्स्ट क्या कर रहा है, उसकी करंट एसेट पर करंट लायबिलिटी का क्या रेशियो होनी चाहिए, सेकंड क्या कर रहा है, उसकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी की क्या रेशियो होनी चाहिए, वो एकदम डिटेल में आपको समझाई गई है। और मेरी बुक का आपका जो वर्किंग कैपिटल का जो थ्योरी में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी बात है, यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन है रिसीवेबल मैनेजमेंट का। और फर्म इज करंटली सेलिंग टू गुड्स दिस 4 लाख एट दिस, वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, एवरेज कॉस्ट इज दिस, प्लानिंग टू डबल द क्रेडिट पीरियड, इंक्रीजेज द 20% बैड डेट्स, इफ द प्री टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए है। What will be the impact of the profit if the policy changes assume to 365? आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी, प्रपोज्ड क्रेडिट पॉलिसी, दोनों का आपको निकालनी है। क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है और प्रपोज में कितना इंक्रीज किया वो आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका ये है कैपिटल या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एज्यूम द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% है, 10%, एंड द रिटर्न मार्केट का कितनी है, मार्केट का रिटर्न आपको 15% है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.8, इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का एसेट्स के 2.8% है, एंड दैट ऑफ द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है, 2.3 है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरेंट सिक्योरिटी एंड मार्केट 0.8 है, 0.8 है। तो आपसे कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा नहीं दिया है, बीटा के प्लेस में स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, RM माइनस RF दिया हुआ है। तो ये आपको 10% ये हो जाएगा 0.8 इंटू मार्केट का ये 2.8 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मार्केट 2.3, RM कितनी है 15% माइनस 10% करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरह मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को क्लास में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ है 100 का 100% FM में क्वेश्चन लाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपने बुक में दिखा सकता हूं, अपनी क्लास में दिखा सकता हूं, अपने बच्चों के साथ बता सकता हूं। मैंने आपको बार बार क्लास में बोला है कि आपको मैं जितना कॉपी में कराता हूं सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने उतना ही प्रैक्टिस करके गया है तो 100% क्वेश्चन आपने टच करके आया होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और डिटेल बताएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।
हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप सेकंड एफएसएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसकी जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में, उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 100% क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको अभी क्वेश्चन की सोल्व करने के बाद मुझे पता चला, आपको देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो कि क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को करेंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि क्वेश्चन छूटा है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछा गया है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन